नमस्ते और इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। जरा सोचिए, अगर आपको अचानक पता चले कि आपकी पूरी फैमिली हिस्ट्री, आपकी पहचान एक झूठ पर टिकी थी, तो कैसा लगेगा? आज हम एक ऐसी शॉकिंग मेडिकल सच्चाई पर बात करने वाले हैं जो दशकों से डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में छुपी थी। इसे फर्टिलिटी फ्रॉड यानी प्रजनन धोखाधड़ी कहते हैं। ये सिर्फ एक मेडिकल मुद्दा नहीं है, ये लोगों के भरोसे और उनके अस्तित्व पर एक सीधा हमला है। आज हम इन्हीं टूटी शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे, एक ऐसा खामोश संकट जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा तक नहीं था। चलिए इस कहानी को एक दिला देने वाले फैक्ट से शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए आप जिस शहर में बड़े हुए, जहां आप रोज आते जाते हैं, क्या हो अगर अचानक आपको पता चले कि उसी शहर में आपके दर्जनों अनजान सौतेले भाई बहन यानी हाफ सिबलिंग्स घूम रहे हैं। सीएनएन की एक गहन इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कुछ केसेस में तो एक ही इलाके में 50, 60 या 90 से भी ज्यादा हाफ सिबलिंग्स पाए गए हैं। ये कोई साइफाई मूवी का प्लॉट नहीं है, ये बिल्कुल रियल है और इसने बहुत से लोगों की जिंदगी को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। पहला हिस्सा, द साइलेंट क्राइसिस एक्सपोज्ड। आखिर डीएनए किट्स ने पास्ट के ये डरावने राज खोले कैसे? आजकल एट होम डीएनए किट्स का बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना। लोग मजे मजे में सिर्फ अपने पूर्वजों के बारे में जानने के लिए एक सिंपल सा चीक स्वैब लैब भेजते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि ये एक छोटी सी टेस्ट किट क्या हंगामा खड़ा कर सकती है। ये मासूम सी क्यूरियोसिटी अचानक से लंबी समय से छिपे मेडिकल स्कैम्स की पोल खोल रही है और लिटरली एक इंसान की पूरी रियलिटी को पलटकर रख रही है। दूसरा हिस्सा, डिफाइनिंग फर्टिलिटी फ्रॉड। आखिर क्लिनिक्स में उस वक्त क्या हुआ था? इस पूरे इश्यू को समझने के लिए हमें देखना होगा कि ये कितना बड़ा धोखा है। ये डॉक्टर और पेशेंट के बीच के ट्रस्ट का अल्टीमेट ब्रीच है। बेसिकली, जब एक उम्मीद से भरा कपल इलाज के लिए क्लिनिक आता है और एक मेडिकल प्रोफेशनल उनकी जानकारी और उनकी सहमति के बिना कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के दौरान अपने ही स्पर्म का इस्तेमाल कर लेता है, उसे फर्टिलिटी फ्रॉड कहते हैं। नैतिक तौर पर इससे ज्यादा गिरावट वाली बात हो ही नहीं सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब बरसों तक चला कैसे? इसकी शुरुआत 1970s और 80s में हुई। उस दौर में इंसेमिनेशन प्रैक्टिसेस तो शुरू हो गई थी, लेकिन उन पर कोई कानूनी देखरेख या स्ट्रिक्ट लॉज नहीं थे। रेगुलेटर्स का ध्यान इस तरफ था ही नहीं। डॉक्टर्स ने इस ब्लाइंड स्पॉट का पूरा फायदा उठाया और दशकों तक बच निकले। फिर 2010s का दौर आया, जब कंज्यूमर डीएनए टेस्ट्स आम हो गए। तब जाकर ये बॉम्ब फूटा और आज प्रेजेंट डे में हम इन केसेस को कोर्ट में देख रहे हैं, जहां आखिरकार इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है। तीसरा हिस्सा, द जेनेटिक फॉलआउट। आइए इन टूटे हुए पारिवारिक वृक्षों पर नजर डालते हैं। हम सभी अपनी एक नॉर्मल सिक्योर फैमिली हिस्ट्री के साथ बड़े होते हैं। हमें पता होता है कि हमारे माता पिता कौन हैं। लेकिन इस फ्रॉड ने इन बच्चों के लिए इस एक्सपेक्टेड लिनिएज को पूरी तरह तोड़ दिया। उनकी रियलिटी कंप्लीटली फ्रैक्चर हो चुकी है। सोचिए, जिस फैमिली ट्री पर आपको इतना भरोसा था वो फेक निकले और अचानक आपकी लाइफ में दर्जनों अनजान हाफ सिबलिंग्स की एंट्री हो जाए। अपनी बायोलॉजिकल रूट्स का इस तरह से उजड़ जाना किसी के लिए भी बहुत डीपली ट्रॉमेटिक हो सकता है। ये पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि इस घटना का पैमाना कितना मैसिव था। दशकों से छिपे मेडिकल एक्शंस, उन नाजुक मौकों पर पेशेंट्स के साथ किया गया फ्रॉड और हर एक गिल्टी डॉक्टर के पीछे इतने सारे नए हाफ सिबलिंग्स का निकलना, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। ये वो लोग हैं जो अब एक गहरे इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनकी एस्टैब्लिश्ड फैमिली आइडेंटिटी, उनकी पूरी पहचान जीरो हो चुकी है। चौथा हिस्सा, रिस्क्स ऑफ एक्सीडेंटल इंसेस्ट। और ये शायद इस पूरी स्टोरी का सबसे डरावना पहलू है। यहाँ हमें ज्योग्राफी के रोल को समझना होगा। ये जो क्लिनिक्स थे, ये हाईली लोकलाइज्ड थे, मतलब पेशेंट्स आसपास के इलाकों से ही आते थे। अब क्योंकि उन सभी दर्जनों बच्चों के पीछे एक ही सीक्रेट डोनर यानी वो डॉक्टर था, तो उन सब बच्चों में 50% डीएनए एग्जैक्टली सेम हो गया। रिजल्ट क्या हुआ? एक ही शहर में इन सारे अनजान रिलेटिव्स के आपस में मिलने या इंटरैक्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। और यही प्रॉक्सिमिटी एक बहुत बड़ा नाइटमेयर क्रिएट करती है। अपने असली पेरेंटेज को जाने बिना एक ही छोटी कम्युनिटी में बड़े हुए इन लोगों के लिए एक्सीडेंटल इंसेस्ट का एक भयानक स्टैटिस्टिकल रिस्क खड़ा हो गया है। सीएनएन के कवरेज से ये सामने आया है कि इसका साइकोलॉजिकल असर इतना ज्यादा है कि आज इन विक्टिम्स को अपने ही शहर में डेटिंग ऐप्स यूज करने में डर लगता है। उन्हें लगातार ये डर सताता है कि कहीं वो अनजाने में अपने ही सौतेले भाई या बहन को डेट तो नहीं कर बैठेंगे। ये कॉन्स्टेंटली डर के साए में जीने जैसा है। पांचवां और आखिरी हिस्सा, द सर्च फॉर जस्टिस।
अब ये लड़ाई कानूनी अड्डंगों से कैसे निपट रही है? इन विक्टिम्स के लिए इंसाफ पाना आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पास्ट में एक बहुत बड़ा लीगल वॉइड यानी कानूनी खोखलापन था। 70s और 80s में तो रेगुलेशंस थे ही नहीं। ऊपर से ऐसी मेडिकल मैलप्रैक्टिस के मुकदमे दर्ज करने का जो टाइम लिमिट होता है, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस, वो ज्यादातर केसेस में बहुत पहले खत्म हो चुका है। आज हमारे कोर्ट्स खुद स्ट्रगल कर रहे हैं कि इन एक्शंस को किस क्राइम की कैटेगरी में रखें। इसीलिए विक्टिम्स के द्वारा अभी भी बहुत ही कठिन कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, ताकि नए रूल्स और प्रेसिडेंट्स बनाए जा सकें। लेकिन एक पॉजिटिव चीज जरूर हुई है। अब ये इशू दबा हुआ नहीं है। डीएनए टेस्टिंग और लोगों की आवाज ने इस खामोश संकट को कानूनी और मेडिकल अकाउंटेबिलिटी की एक बेहद बुलंद मांग में बदल दिया है। ये मुद्दा अब क्लिनिक्स के बंद कमरों से निकलकर खुली अदालतों की बहस में आ चुका है और लोग स्ट्रिक्टली जवाब मांग रहे हैं। जैसे जैसे ये छुपी हुई सच्चाइयां और बाहर आएंगी, एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। जब आज की एडवांस टेक्नोलॉजी कल के इन डार्क मेडिकल सीक्रेट्स को खोल रही है, तो फ्यूचर के लिए हमारे समाज और हमारी कानूनी व्यवस्था को जेनेटिक प्राइवेसी को नैतिक रूप से दोबारा कैसे डिफाइन करना चाहिए? हम ये कैसे इंश्योर करें कि किसी की सबसे प्राइवेट डिटेल, उनका खुद का डीएनए, कभी भी इस तरह के शोषण का शिकार ना बने? ये सोचने वाली बात है। इस एक्सप्लेनर को देखने और इस इम्पोर्टेंट चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।